बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल एक लफ्ज़ मोहब्बत जिसकी राइटर है नीलम रियासत। उसकी ये 12वीं और आखिरी एपिसोड है। हो सकता है ये 13वीं एपिसोड है क्योंकि पिछली एपिसोड से मैं भूल चुकी हूँ कि कौन सी एपिसोड है। मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ, लेकिन ये लास्ट एपिसोड तो ज़रूर है। मैं देख लूँ, लास्ट ही है ना। 274 शायद ना लास्ट हो, सेकंड लास्ट हो, बट ये है कि मैं अभी कंप्लीट तो आप लोगों को करके ही दूंगी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड का। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो अपने माँ बाप को कैसे मनाता है। मुझे आप दोनों से बड़ी ज़रूरी बात करनी है। इधर बैठ जाइए। नवाजिश अली और शमीम को अपने साथ कमरे में लेकर आया था और माँ का हाथ पकड़कर उनको अपने बराबर बेड पर बिठाया। ऐसी भी क्या बात है जो यूँ कमरे में बंद होकर करनी पड़ रही है? शमीम की बात पर वो बोला, मैं ये बात बाहर भरे मजमे में भी कर सकता था, मगर आपकी आसानी के लिए यहाँ लाया हूँ। नवाजिश ने सोफे पे बैठकर टांग पर टांग रखी और जमाई लेते हुए बोले, जल्दी करो, क्या बात है, नींद आ रही है, सुबह फिर जल्दी उठना है। शमीम के दोनों हाथ उसने अपनी मजबूत गिरफ्त में पकड़े हुए थे। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उससे आप दोनों के एहसासात को ठेस पहुँचनी है, जिसके लिए मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा, मगर अब ये बात खोले बिना गुजारा भी नहीं है। तो क्या तुम वाकई किसी गोरी को पसंद करते हो? शमीम ने गुस्से से अपने हाथ वापस खींचते हुए पूछा था। वो धीमे से हंसा। गोरी तो आपको बर्दाश्त तो हो ही जाती, मगर मैं जिसका नाम लेने वाला हूँ वो आपको एक आंख नहीं भाती है और मुझे उसके अलावा कोई और नहीं भाती है। कमरे में इतनी खामोशी छा गई, अगर सुई भी गिरती तो साफ सुना जाता। मैंने आप दोनों से 5 साल पहले भी उसी को मांगा था। आज मांग नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि तब वो मेरी नामहरम थी। उसको पाने का असूली कानून यही था। मैं आपको बताता, मैंने बताया, आपने उसे मेरी जवानी की बेरारवी समझकर इनकार कर दिया, अपनी तरफ से बात ख़त्म कर दी। मगर ना तो वो मेरी जवानी का उबाल था जो चुपचाप बैठ जाता। मुझे उससे शादी करनी थी। आपने नहीं सुनी। मैंने मामू अब्बास से बात कर ली, वो मान गए। बड़ी अम्मा और मामू अब्बास ने 5 साल पहले मेरा और ताशफा का निकाह करवा दिया था। निकाह अदालत में हुआ था। उसके वकील की जगह मामू मौजूद थे। मेरी वकील अम्मा वड्डी थी। नवाजिश बड़ी नॉर्मल अंदाज में बैठे हुए थे। उनके तासुरात में कोई तब्दीली नहीं हुई। प्रबूत का सारा फोकस माँ की तरफ था, जिनके चेहरे का रंग लट्ठे के मानित सफ़ेद हो गया था। प्रबूत की जान पे बन गई। माँ के दोनों हाथ अपने लबों से लगाए, उनका चेहरा हाथों में थाम कर उनकी आंखों में देखा। हमें 5 साल कोई थोड़ा अरसा तो नहीं है। लोग बदल जाते हैं, इंसान दिल से उतर भी जाते हैं। वो कोई हूर परी नहीं है। फिर भी मैं क्या करूं? वो आज भी वही मौजूद है, मेरे दिल के उसी हिस्से में रहती है जहां 5 साल पहले कब्जा किया था। मैं जानता हूं मेरी सारी बातें फ़कत पागलपन मालूम हो रहा होगा किसी 2 नंबर रांझे की तकरीर पर। माँ, वो मेरे लिए बड़ी अहम है। 5 सालों से मेरी बीवी है, मेरी वफादार है, मेरे नाम पर जीती है। चुप कर जाओ बेगैरत इंसान। मुझे जिस बेटे पर इतना गरूर था, आज उसने ही मुझे 2 कौड़ी का कर दिया। जिसको मैं मुंह लगाना पसंद नहीं करती हूँ, जो हमारे ही घर में 2 टके की मुलाजमा है, मैं उसको बहू बनाऊँ? अम्मी, वो मेरी बीवी है। मैं नहीं मानती उस शादी को। अगर 5 साल पहले निकाह हुआ है, इस निकाह की हैसियत क्या होगी? तुम्हारी उम्र ही क्या थी? एक जज्बाती उम्र, जब हर कोई अपने आप को शाहरुख खान समझता है। अफसोस तो अम्मा पर है, जिन्होंने एक बच्चे की बातों में आकर मेरी कमर में छुरा घोंपा। अच्छा तरीका निकाला उन्होंने अपने अगले पिछले बदले लेने का। मेरे बेटे को उस चुड़ैल के हुस्न का असीर बनाया हुआ है। न जाने उस कलमुही माँ बेटियों ने कहाँ से तावीज़ गुंडे करवा कर तुम्हारी मत मारी हुई है। मेरा नाम भी शमीम है। उनको वहाँ फेंकूंगी, सारी उम्र याद करेंगी। गज़ब खुदा का है, मेरा ही एक बेटा उसी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अपनी दागदार लड़की को पार लगाने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला है। अम्मी, जो कहना है मुझे कह लें, गालियाँ दे लें, जूते मार लें, मगर उस पर कीचड़ ना उछालिए। वो बेकसूर है। पसंद उसने नहीं, मैंने किया था। शादी की ख्वाहिश उसने नहीं, मैंने की थी। फिर बुरा उसको क्यों कह रही हैं? तेरी अकल पर कल भी पत्थर पड़े हुए थे, आज भी तेरा वही हाल है प्रबुद्ध। आप उसको इतना नापसंद क्यों करती हैं? आखिर उसने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। क्या इससे बड़ा कोई और होगा जुर्म? मैं कब आपके खिलाफ हूँ? मैं तो आपका बेटा हूँ। तुम अब्बास की किसी और बेटी का नाम ले लेते तो शायद मुझे इतना दुख ना होता, मगर जिसकी तुम बात कर रहे हो, अगर वो वाकई तुम्हारे निकाह में है तो आज इसी वक्त उसको तलाक दो। चले, अपने मरहूम भाई की यतीम औलाद के लिए अपने दिल में थोड़ा सा रहम तो जागा। बकवास ना करो फरबूद, उस गंदी बद किरदार को। बस माँ, बस। क्या बस? जा जाकर पूछ उससे, जब 2 दिन तक अगवा रही थी तब उसके साथ क्या क्या हुआ था। मैं कभी भी उसको ऐसे सवालों जवाब नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे?
क्या ज़रा सी भी गैरत नहीं जागती? मेरे दूध का इतना सा भी असर नहीं लिया? मेरी गैरत ही मुझे रोकती है माँ, मुझे शर्म आती है। भला मैं कौन होता हूँ जो किसी के गम को कुरेद कर उसको दुखी करूँ? मगर आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैंने उसको ज़ाया करना था, न जाने क्या सोचकर अभी तक लिए घूम रहा हूँ। पर शायद आपके लिए ये वीडियो ही आंखें खोलने का बायस बन जाए। शायद आपको उनका गम नज़र आ जाए जो इस मुसीबत से गुजरे हैं। मुझे तुम नए सबक पढ़ाने की कोशिश ना करो, जो मर्जी दिखा लो, मैं उस लड़की को अपनी बहू तस्लीम नहीं करूँगी। आप उसे बताते क्यों नहीं हैं? मैं ही बोल रहा हूँ। आप तो ऐसे मुतमईन बैठे हैं जैसे आपका इस मामले में कोई लेन देन ही नहीं है। बोलने का सारा काम तुम जो कर लेती हो, जो बातें तुम्हें अब पता चल रही हैं वो मेरी माँ मुझे पहले से बता चुकी हैं। और इस वक्त बेटे को बगैरत बोलने की बजाय उसकी लंबी ज़िंदगी की दुआएं मांगो। साहिबजादे ने बड़े मुश्किल राह चुने हुए हैं। मुझे आज सुबह इल्म हुआ था ताशफा उसकी बीवी है। पिछले हफ्ते इसको टांग पर गोली लगी थी, तब ये ना तुम्हारे पास आया ना मेरे पास, ही अपनी बीवी के पास गया था। जब किसी भी इंसान को तकलीफ़ होती है उस वक्त वो उनको याद करता है जो दिल के बहुत करीब हो। हमें तो ये इस लायक भी नहीं समझता अपनी तकलीफ़ ही हमसे बांट लें। बाप के शिकवे के पीछे छुपा प्यार देखकर वो नए सिरे से शर्मिंदा हुआ। शमीम तो दंग बैठी रह गई। आपको गलत फहमी हुई होगी। इसको क्यों गोली लगेगी? इसका तो ऐसे लोगों के साथ दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं जहाँ लड़ाइयाँ होने का खदशा होता है। याद आया, वो छप्पड़ वाली पुल पे जो कत्ल हुआ था, तुमने वो लाश उठवाकर अस्पताल भिजवाई थी। कहीं उस कातिल ने तो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की? मैं हमेशा से तुम्हें समझाती आ रही हूँ प्रबुद्ध, अपनी इस आदत पर कंट्रोल करो। ये हीरो बनने का दौर नहीं है। आजकल तो लूट मार करने वाले भी मुतालबा बाद में करते हैं, हथियार पहले चलाते हैं। गोली कहाँ लगी थी? वो रोते हुए उसके हाथ बाजू कंधों पर हाथ फेर कर देख रही थी। प्रभु, जैसे कहानी वाले बादशाह की जान तोते में होती है, इसीलिए मेरी जान तुम्हारे अंदर है। तुम्हें कुछ हो गया तो माँ वैसे ही मर जाएगी। वो उसका घने बालों वाला सर दोनों हाथों में थाम कर वालाहाना चूम रही थी। अम्मी मैं ठीक हूँ, टांग पे मामूली सा जख्म आया था। हाँ, उस मामूली से जख्म से 2 बोतलें खून निकला था। वो झुंझला कर बोला। अब्बू यार, आप मेरी मदद कर रहे हैं या मेरे लिए मज़ीद मुश्किल पैदा कर रहे हैं? मेरी जो मर्ज़ी मैं करूँ। तुम्हारा भी इलाज है, बाप को लाइल में रखकर बड़े कौमी हीरो बने फिर रहे हो। ये अब कौमी हीरो कैसे बन रहा है? तुम बाप बेटा सारे तीर एक बार में ही क्यों नहीं चला देते? नवाजिश अली ने प्रबुद्ध की जानिब देखकर इशारा किया। क्या बताऊं? प्रबुद्ध ने नफ़ी में सर हिलाया और डरने की एक्टिंग करते बोला, मैं तो नहीं बता रहा, ये बड़ा मारेंगी। इतना ही तुम्हें माँ की मार का डर होता तो ये सब ना करते। शमीम ने बाकायदा रोते हुए कहा। नवाजिश को आगे आना पड़ा। उन्होंने मुख्तसर सा सारा कुछ बता दिया। शमीम की हिचकी बन गई। मैंने लड़की के लिए मना किया, तुमने उन्हीं दिनों में उसी से निकाह कर लिया। मैंने इस महकमे में जाने से मना किया, तुमने वही नौकरी की। इस बात को इसकी नाफरमानी ना समझो, बस अपने दिल को ये बताकर तसल्ली दो। साहब जी एक दफ़ा कहीं दिल लगा लें तो इनको हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नहीं तो जितने जूते मैंने इसको मारे थे ये डर जाता, मगर ये मुस्तकिल मिजाज वाक़ हुआ है। शमीम ने अपने आंसू साफ किए और भराई हुई आवाज़ में पूछा, क्या तुम्हें वो इतनी प्यारी है? माँ बाप के पास आने की बजाय उसके पास आराम ढूंढने गए। अम्मी मेरी प्यारी अम्मी, आपका और उसका कोई मुकाबला थोड़ी है। वो बीवी है, आप माँ हो। वो मुझसे है, मैं आपसे हूँ। आपने मुझे जन्म दिया, उसने मुझे मुकम्मल किया। आपके पैरों में जन्नत है। आपकी नाफरमानी करूँ तो दोज़ख में जलूँगा। उसके साथ उसने सलूक किए बगैर मेरा आखिरत में कोई हक़ नहीं होगा। मेरे लिए आप दोनों ही अहम हैं। मैं एक को रख कर एक को छोड़ नहीं सकता हूँ। मुझे इस आजमाइश में मत डालिए। मैं उसके पास उसको आप पर तरजीह देकर नहीं गया था। मुझे इल्म था, मुझे उस हालत में देखकर आपको तकलीफ़ होनी थी। क्या बहुत गहरा ज़ख्म था? बता तो चुका हूँ, मामूली सी खराश थी। उससे बड़ा ज़ख्म तो 3 साल पहले इस कंधे पे गोली लगने से हुआ था। शमीम की आंखें फैल गई, फटी हुई आवाज़ में बोली, कंधे पर भी गोली खा चुके हो? कंधे वाला ज़ख्म तो एक माह में ही ठीक हो गया था, पर जो 1.5 साल पहले पसली टूटी थी उसने बड़ा ख़वार किया था। सांस लेते हुए भी दर्द होता था। उस वक्त कौन ख्याल करता था? कौन परहेज़ी खाने बनाकर देता होगा? आर्मी के अस्पतालों में शाही इलाज होता है। ऊपर से आपकी बहू को दिन में 2 दफ़ा कॉल करके दिल का हाल सुनाता था, जिससे काफ़ी अफाका महसूस होता था। मत उसको मेरी बहू बोलो, मुझे तकलीफ़ होती है। पता नहीं निकाह हुआ भी है या झूठी स्टोरी बना रहे हो। उसने अपनी अलमारी के अंदरूनी खाने की चाबी लगाकर निकाहनामा बरामद करके माँ के सामने रख दिया, जिसे पढ़ने के बाद वो बोली, फरबूत कौन मर जाएगा? उसकी बीवी की असमत। अम्मा इसके आगे एक लफ्ज़ नहीं, प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं उसको यहाँ नहीं रखूँगा। आज आपके सामने बात खोलने का मकसद सिर्फ इतना है, मैं अब शादीशुदा ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे उसको अपने इस कमरे में लाना है। आप तो उसको ना जाने क्या समझती हैं माँ, मैं उसका शौहर हूँ।
वो मुझे भी इजाज़त नहीं देती कि मैं कभी उसको शौहर की नज़र से देख ही लूँ। आप ये देख लें। उसने लैपटॉप पे वीडियो चलाकर स्क्रीन माँ के सामने कर दी। खुद जाकर खिड़की में खड़ा हो गया। चेहरे पे गहरी संजीदगी में थकन की गर्द भी थी। शमीम से वीडियो पूरी न देखी कि आधी देखकर ही उन्होंने लैपटॉप बंद कर दिया और पल्लू में चेहरा छुपाकर अपनी सिसकियां दबाई। नवाज़ी चली नम आंखों से एक टिक सामने दीवार को देख रहे थे। वो माँ के पास आया और उनको बाहों में समेट लिया। मुझे बस इतना बता दे, तो इस कदर मुश्किल आजमाइश से गुजर रहा हो, जिस आजमाइश से अब्बास मामू और उनकी सारी फैमिली गुजरी थी, कि ऐसे में उनके साथ वो रवैया रखना जायज़ है जो आपने और आपके सब बहन भाइयों ने रखा। उनका बाइकॉट कर दिया, तनहा कर दिया, बेटी के नाम पर ताने दिए। अम्मी, अगर आबिदीन की जगह ये सब आपके फरबूद के साथ हुआ होता तो आप पर क्या गुजरती? फरबूद, बस कर, मेरा सीना फट जाएगा। मेरा आबिदीन बड़ा प्यारा था। अल्लाह ऐसे जालिमों को दोज़ख के निचले दर्जे में फेंके। और अम्मी, उनके लिए क्या सज़ा होगी जो मरे हुए पर कीचड़ उछाल उछाल कर उनको मज़ीद तंग करे, आगे बढ़कर उनकी मदद करने की बजाय उन पर ज़िंदगी मज़ीद तंग कर दे। अगर आबिदीन प्यारा था तो क्या ताशफा प्यारी नहीं है, या क्या वो इंसान नहीं है? वीडियो देखकर तो आपको यकीन आ गया होगा। ताशफा को अगवा ज़रूर किया गया था, मगर उसके साथ कोई जिनसी ज़्यादती नहीं हुई थी, क्योंकि ताशफा उन लोगों का टारगेट नहीं थी। पर अम्मी, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने उससे मोहब्बत की है। आपने कभी ईसाइयों की शादी में जब निकाह हो रहा होता है तब उनके अल्फाज सुने हों? शौहर बीवी को और बीवी शौहर से वादा करती है, तुम जैसे हो, जो हो, मैं उसी की बुनियाद पे तुम्हें अपना शौहर मानती हूँ और वादा करती हूँ हर सख्ती में, हर तंगी में, खुशी में, गमी में, गुर्बत में, अमीरी में, हर हाल में तुम्हारे साथ वफादारी करूँगी। यही अल्फाज शौहर दोहराता है। मेरा जब उससे निकाह हुआ था मैं इस बात से लाइम था कि आप किस वजह से उसको नफ़रत की नज़र से देखती हैं, पर माँ, मैंने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही में उसकी हिफाजत और बहबूद का ज़िम्मा अपने सर लिया था। अब अगर मेरे पर अचानक से ये खुले कि बचपन में मेरी बीवी को किसी ने जिस्मानी तौर पर अब्यूज़ किया था, तो क्या मैं उसे अपने निकाह से निकाल दूँ? ये निकाह जिससे अजीम और मुक़द्दम रिश्ते की तौहीन ना होगी, और फिर मेरे में और हवस के मारे आशिकों में फ़र्क क्या रह जाएगा? क्या मैं इस कदर निचले दर्जे का इंसान हूँ? क्या मेरी तरबियत में औरत की ये इज़्ज़त रखी गई है? उसको ठोक बजाकर उसके खालिस और पाक होने का सबूत ढूंढूं? माँ, ये जहालत है, निकाह की तौहीन है। हाँ, अगर मुझे उसके अखलाक में कमी नज़र आए और मेरे निकाह में रहते हुए वो अपने होशो हवास में किसी और मर्द के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करती है, तब मैं उसको बद किरदार मानूंगा। ये क्या जुल्म की इंतहा नहीं, एक लड़की को सिर्फ इसलिए बद किरदार कहना क्योंकि उसको किसी ने अब्यूज़ किया था, जबकि वो उस वक्त बालिग भी नहीं थी। बात ताशफा का रेप नहीं हुआ था। आज इस बंद कमरे में सिर्फ आपकी उस रवायती सोच की वजह से मैं खुल कर इस मौजू पर बात कर गया, पर आज के बाद मैं कभी भी उस पर ना बात करूँगा ना सुनूँगा। मैं उसको मज़ीद उसकी अम्मी के घर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो उसकी शादी करने का सोच रही हैं। आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आप खालदा ममानी से मिलकर सारी बात कर लें। ताशफा आपको बहू के रूप में कबूल ना हुई तो मैं उसको मुल्क से बाहर सेट करवा दूँगा या किसी और शहर में रिहाइश रख दूँगा। खुद आपके साथ रहूँगा। महीने में एक आध दफ़ा उसके पास हो आया करूँगा। वो वैसे भी मेरे बगैर रहने में माहिर हो गई है। करीब जाता हूँ तो जान लेने पर उतर आती है। नवाज़िश अली के लबों पर पहली दफ़ा मुस्कुराहट फैली। अम्मी जानती हैं इस सारे में मेरे लिए तकलीफ़ की बात क्या है? वो आपका खून है, आपके बाप दादा का खून है, आपके भाई की नस्ल, और आपने ही उसके किरदार पर सबसे ज़्यादा कीचड़ उछाली है। मुझे इस बात का बड़ा गम है। शमीम को लगा किसी ने उन पर ठंडा ठार पानी उंडेल दिया हो। उनसे आधी उम्र का बेटा आज वो ये बातें कर गया था जो शायद कोई 80 साल का बुज़ुर्ग भी ना करता। आंसू खुश्क हो गए थे। साफ आवाज़ में बोली, जाओ उसको बुला कर लाओ। फरबूद को पहले तो कान का धोखा लगा। मुंह क्या देख रहे हो? जाकर ताशफा को लेकर आओ। उसकी पिटाई विटाई तो नहीं लगानी। अब मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ। बात मेरी समझ में आ गई है। जाओ जाकर उसको अपने कमरे में ले आओ। ये हुई ना बात। मुझे अपने अल्लाह पे यकीन था, वो मेरी माँ को पत्थर दिल नहीं बना सकते। जियो मेरी माँ, मुझे आपका बेटा होने पर फ़ख्र है। उसने शमीम को साथ लगाकर बोसे लिए। अच्छा बस मक्खन कम लगाओ, जाकर लाओ मेरी बहू को। मैं ज़रा गौर से देखो, आखिर मेरे बेटे की मोहब्बत है। मेरी तरफ से माजरत कबूल करें, क्योंकि इस घर में होते हुए वो मेरे से नज़र तक नहीं मिलाती, किसी बात का सीधा जवाब नहीं देती। अभी जाकर उसको ये कह दूँ, जानम ज़रा मेरे कमरे में तो आओ, वो हालत करेगी खुदा पना। हाँ यार, आखिर भतीजी किसकी है? नवाजिश की बात पर फरबूद का कहका वैसा ही था जैसे तूफ़ानी रात के बाद तरोताज़ा सूरज निकल आए। अम्मी, आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। अपनी बहू से बात करनी हो या अपनी भाभी से,
अब दिन चढ़ने के बाद ही कीजिएगा, क्योंकि 3:30 हो रहे हैं। अभी मुझे हीरा बाजी को उनका गिफ्ट भी देना है। मैं इस पर कदर थका हुआ हूँ। एक दफ़ा सो गया तो डर है कल वासे की बारात ही ना मिस कर दूँ। ठीक है, अब से मैं तुम्हारी किसी बात से इख्तलाफ नहीं करूँगी, क्योंकि घुमा फिरा कर तुमने मुझे फिर वहीं ले आना है। यार, जो काम मैं पीछे 30 सालों से नहीं कर सका वो तूने आज 2 घंटों में कर दिखाया है। मुबारक हो, तुम्हारी माँ मान गई है। हाँ, आपकी तो मैंने आज तक एक बात नहीं मानी। इस गांव में भी अपनी मर्ज़ी से रह रही हूँ। लो भाई, ये फिर ना शुरू हो जाए। मैं चला, तुम भी सो जाओ, कल इंशाल्लाह देखते हैं क्या करना है। उन्होंने फरबूद को गले लगाकर मुबारक दी और कमरे से निकल गया। शमीम ने भी उसकी पेशानी चूमी, साथ में ढेर सारी दुआएं देकर शौहर की पैरवी में चल पड़ी। उसने शावर लेकर लिबास तब्दील किया और फजर की नमाज के साथ 2 नफल अदा किए। बेड पर नींद दराज होने के बाद अपना फ़ोन ऑन किया। धड़ाधड़ मिस कॉल्स और मैसेजेस की भरमार हो गई। ज़िंदगी नाम के मैसेजेस खोले, कुछ पुराने थे जिन पर नज़र डालते डालते वो सबसे आखिरी मैसेज पे आया तो माथे पे तेवरी आ गई। 2 दफ़ा गौर से पढ़ा, फिर यकीन आया कि वो नींद में नहीं है, बल्कि सच में ताशफा की जानिब से तलाक का मुतालबा आया था। फ़ौरन जवाब लिखा, क्या तुम जाग रही हो? 2 सेकंड बाद मैसेज सेंड तो हो गया, मगर जवाब अगले 2-4 मिनट में भी नहीं आया। उसने कॉल मिला दी, जो उठा ही नहीं गई। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मेरी मर्ज़ी। फरबूद के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। नाराज़ हो? मेरा आपका ताल्लुक ही कोई नहीं है, नाराज़गी का क्या जवाब? हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे इस वक्त हो कहाँ? भाड़ में, मेरी इजाज़त के बगैर। वहाँ क्या लेने गई हो? आज के बाद मैं किसी काम में आपकी इजाज़त नहीं लूँगी। ताशफा। दूसरी जानिब से कोई जवाब ना आया। वो तेज़ी से बेड में से निकला। आयशा के नंबर कॉल मिलाई, जो जल्दी उठा ली गई। फरबूद भाई, क्या चाहिए? अम्मा बड़ी किधर सो रही हैं? वो अपने कमरे के अलावा और कहाँ हो सकती हैं? और उनकी मशीर? ताशफा। हाँ भाई। हाय, आप इस वक्त उसका क्यों पूछ रहे हैं? बात ज़रा गौर से सुनो और जल्द हज़म कर लेना। ताशफा जी आपकी भाभी हैं, माँ बदौलत की ज़ौजा। समझ आ गई? अब शोर बिल्कुल नहीं करना, सुबह जो मर्ज़ी आए कर लो, पर इस वक्त खामोशी से मुझे उसकी खबर दो। कहाँ पाई जा रही हैं? इतनी बड़ी खबर, और आप चाह रहे हैं मैं खुशी से चीखे भी ना मारूं? मुझे इल्म था आपने कोई अनोखा कारनामा ही अंजाम देना है। वो हीरा बाजी के कमरे में है। वहाँ और कौन कौन है? पूरी पलटून है। उसको किसी तरह वहाँ से निकालो प्लीज़। हाय रे, ये बीता ब्याह। बकवास ना करो, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, अदब से बात करो। घुन्ने मीसने ज़रा दिन चढ़ लेने दे, आपकी तो ऐसी खबर लूँगी, याद करेंगे। वो कुछ कहना चाह रहा था, मगर आयशा की आवाज़ दोबारा आई। वो रज़िया चच्ची से मुखातिब थी। अम्मी, आपको एक खबर दूँ, फरबूद भाई ने ताशफा से शादी कर लिया। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे आज की है। मुझे पता है, अभी शमीम बता कर गई है। लें जी, यानी खबर मेरे से पहले ही लीक हो गई है। आशू, कान क्यों फाड़ रहे हैं? हीराबाजी के पास ही जा रही हूँ। वैसे जाकर क्या कहूँ? भाभी आपको भाई बुला रहे हैं। नहीं मेरी माँ, बस उसको कोई बहाना बनाकर कमरे से बाहर ले आओ। आगे मैं जानूँ या मेरा काम? ओह ना ना ना, आप चाह रहे हैं मैं आपकी खुफिया मुलाकात करवाऊँ? ये तो नहीं होगा। तुम रुको, पहले मैं तुम्हारी खबर लेता हूँ, फिर किसी और की अकल ठिकाने लगाऊंगा। कमरे का दरवाज़ा खुला। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, मगर आयशा की आवाज़ के सामने खामोशी छा गई। ताशी बाजी, आपको बड़ी अम्मा बुला रही हैं, कह रही हैं फ़ौरन आइए। अगली आवाज़ ताशफा की थी। बड़ी अम्मा तो सो रही हैं, मैं खुद उनको देख कर आई थी, अब उठ गई हैं। आइए ना, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। खामोशी छाई। फिर हीरा की आवाज़ आई, ताशी ये तुम्हारे फ़ोन में लाइफ लाइन कौन है? हीरा बाजी, ये गलत बात है, आपने अपनी तस्वीर देखने के लिए फ़ोन मांगा था, अब उसका सारा पोस्टमार्टम तो ना करें। मेरी तस्वीर तो सिर्फ 1-2 ही है, सारी गैलरी में तो मेरा भाई छाया हुआ है। प्लीज़ हीरा बाजी, यूँ शोर तो ना करें। लड़की, अब किस बात का डर है? तुम्हारी सास साहिबा सबको बता चुकी है, तुम भी पूरी मिसनी हो। इतनी बड़ी खबर इतने सालों से छुपाई हुई है। हाय ताशी, मैं सदके जाऊँ, लाइफ लाइन वाला नंबर तो मेरे वीर का है। नी ताशो, उसको तुम लाइफ लाइन समझती हो? वो लाइन की दूसरी जानिब से होने वाली गुफ्तगू दम साधे सुन रहा था। हीरा की आवाज़ में आंसुओं की अमेजिश थी। अल्लाह तुम दोनों को हर सर्दो गर्म से महफूज रखे, मेरे से तो खुशी संभाली नहीं जा रही। ताशी भाभी, बड़ी अम्मा। आयशा के याद करवाने पर वो चल पड़ी, पर भाभी कहने पर आयशा को घूरा। हीरा के कमरे से निकलकर घर के दूसरे हिस्से की जानिब जा रही थी, जब सीढ़ियों के पास अंधेरे में किसी ने कलाई पकड़कर रोक लिया। वो चेहरा देखे बगैर लम्हे से ही जान गई थी, डरते हुए अपने गिर्द नज़र डाली, कोई देख ले तो क्या कहेगा। उसी वक्त सारे घर की बिजली बंद हो गई, खूब अंधेरा छा गया। वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसके करीब आया और कान में सरगोशी की, मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ा है और जीत भी गया हूँ, इसलिए अब मुझे अवाम क्या कहेगी जैसे फजूल सवाल ना देना। मेरे साथ ऊपर मेरे कमरे में चलो। ताशफा बोल ना सकी, मगर ज़ोर ज़ोर से नफ़े में गर्दन हिलाए। ताशी प्लीज़, मैं यहाँ खड़े होकर बात नहीं कर सकता, नींद से आंखें बंद हो रही हैं।
उसने अपना सर ताशफा के कंधे पे रखा। उसने धीमे से उस बात में गर्दन हिला दी। जानती थी वो थका हुआ है और अगर कोई बात करना चाहता है कि ये बगैर रहेगा भी नहीं। उसका हाथ पकड़कर कमरे तक लाया। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके जेब से फ़ोन निकालकर एक नंबर रीडायल किया। मुन्नी ने फ़ौरन ही उठा लिया। जी सर। यार हम ऑफिस से बाहर हैं, अब तो जी सर की रागनी बंद कर दे। सर जी, और कितनी देर बंद रखनी है? वही कहने लगा था, चला दो। ताशफा उसके कमरे का जायज़ा ले रही थी। इतने सालों से वो इस घर में नौकरी कर रही थी, मगर आज तक उसने घर के इस कमरे में पैर नहीं रखा था। आपने बिजली बंद करवाई थी? जवाब में उसने मासूमियत से हाँ में गर्दन हिलाई। उसी वक्त लाइट आ गई। एसी चल पड़ा। लाइट मध्यम थी। वो चलता हुआ कमरे के वस्त में आया जहाँ वो नर्वस सी खड़ी थी। आज काले जोड़े में तुम बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ, इसीलिए आपने एक दफ़ा भी नज़र उठाकर मुझे नहीं देखा। आह, प्यासा दरिया के किनारे पर खड़ा हो और ख़ुद को सहराब ना कर सके, क्या तुम उसकी बेबसी का अंदाज़ा लगा सकती हो? मैंने अंदरूनी जंग लड़कर तुमसे अपनी नज़र हटाई थी। वो उसकी आंखों में देखने से गुरेज कर रही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, आपकी अम्मी को बुरा लगेगा। अम्मी से मैं बात कर चुका हूँ। आज के बाद वो कभी तुम्हें गलत नहीं कहेंगी। दूसरे लोग क्या कहेंगे? क्या दूसरे लोग तुम्हारे लिए अहम है? हमारे बड़ों ने हमारा निकाह किया था। अगर इसमें भी कोई जाहिल अपनी इंटरटेनमेंट का पहलू निकालता तो ये उनका मसला है, ना कि तुम्हारा और मेरा। आपने इतने दिनों में एक दफ़ा भी मुझे अपनी खैरियत से आगाह नहीं किया। मैं बहुत बिज़ी रहा हूँ, मैं जानती हूँ, पर डर गई थी। मुझे लगा शायद जिस सच ने इतने साल तुम्हें बेसुकून रखा वो आज मेरे सामने आया तो मैं बदल जाऊँगा। फरबू ने उसका जुमला पूरा करते हुए उसकी नज़रों में देखा जहाँ नमी चमक रही थी। उसने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर बांधकर उसको खुद से करीब किया। दोनों के दरमियान खामोशी बोलती रही। ताशफा कांपते हाथों से उसकी कमीज़ के बटन छू रही थी। लब कँपा रहे थे। क्या अब भी डर लग रहा है? ताशफा सर उठाकर देखे बगैर सरनफी में हिला दिया। क्या वाकई आपको मुझसे इतनी मोहब्बत है? मेरी तरफ देखकर बात करो, फिर जवाब दूंगा। उसने पलकें उठाई। गहरी ब्राउन आंखें खतरनाक हद तक संजीदा थी। वो ज़्यादा देर उनमें देख ना पाई। अपनी निगाह एक दफ़ा फिर हटाकर उसकी दाढ़ी पर टिका ली। दाढ़ी आपको सूट कर रही है। शुक्रिया। अगर हाथ लगाकर देखना चाह रही हो तो देख सकती हो। ये चुभती बिल्कुल नहीं है। ताशफा को बिल्कुल हैरत नहीं हुई। वो कैसे उसकी सोच पढ़ लेता है। उसने अपना हाथ उठाकर फरबूद की दाढ़ी को महसूस किया। अपने सवाल का जवाब चाहिए? यह मिल तो गया, मगर फिर भी मैं सुनना चाहती हूँ। आई लव यू अनकंडीशनली। ताशफा के गाल पर आंसू फिसल गया। यू आर माई एडिक्शन। कहते हैं जितनी छोटी उम्र में कोई नशे का आदी हो जाए फिर वो सारी उम्र उस नशे से जान नहीं छुड़ा सकता, और मैं तो इस नशे से निकलना चाहता भी नहीं हूँ। अगर मेरे अब्बू रिश्ता देने से इनकार कर देते तो? ऐसा नामुमकिन था। अगर अल्लाह ने तुम्हें मेरे दिल का मकीन बनाया था तो उन्होंने घर का मकीन बनाने के लिए भी कोई ना कोई राह निकाल देनी थी। मैं बदनीयत इंसान नहीं हूँ, ना ही दूसरों की इज्जत पर बुरी नज़र डालने वाला हूँ। फिर मेरी राह सीधी क्यों ना होती? अगर तुम मेरी नहीं थी, मेरे दिल में तुम्हारा ख्याल भी नहीं आना था। इतना पक्का यकीन है? हाँ, यकीन और ईमान ही तो एक इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है। आपको नींद आ रही थी, अब सो जाइए, दिन निकल जाना है। मैं नमाज़ पढ़ लूँ? यहाँ से हिलने को मेरा दिल नहीं कर रहा। ताशफा ने मुस्कुराते हुए उसके गले की हड्डी को पहले हाथ से छुआ, फिर लबों से। फरबूद के चेहरे पर बड़ी रिलैक्स मुस्कुराहट थी। तुम मेरे पास बैठो, मैं सो जाऊँगा तो चली जाना। वो अपने बिस्तर में लेट गया। उसने आंखें मूंदी हुई थी। जब वो आकर उसके पहलू में बैठी, फरबूद ने उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखों पर रखा। उसके पुरकशिश नकूश को देखते हुए बार बार ताशफा की आंखों के सामने धुंधलाहट आ जाती, जिसे वो उसी खामोशी से अपने पहलू में जज्ब करती जाती। आगे गिर झुककर फरबूद की कुशादा पेशानी पे बोसा लिया। फरबूद ने एक दफ़ा पहले का पढ़ा शेर फिर से दोहराया। सुर्खी ओदे बुल्लां दी, ऐसी तैसी फुल्लां दी। ताशफा खुलकर हंसी, मगर वो यूं ही आंखें बंद किए रहा। 2 मिनट बाद कमरे में फरबूद के हल्के हल्के खराटे गूंज रहे थे। बड़ी आहिस्तगी से उसने अपना हाथ हटाया और अपने पीछे कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर निकली ही थी जब सामने खड़े अपराध पर नज़र पड़ते ज़मीन ने कदम जकड़ लिए। शमीम और नवाजी शली उसको देखकर चारपाई से खड़े हो गए। ताशफा के चेहरे पर खौफ व रास देखकर शमीम को बड़ी शर्म आई। नीम तारीखी में खड़ी वो लड़की शमीम का अपना खून थी, मगर आज पहली दफ़ा वो उसको गौर से देख रही थी और अफसोस भी हुआ। आज से पहले अपनी बेवकूफ़ी और जहालत की ऐनक से वो उस मासूम चेहरे को पहचान ही ना पाए थे। आज देखा तो उसमें अपना मरहूम भाई नजर आया। आंखें भर आई। उन्होंने बाहें खोल दी। ताशफा बुत बन गई, पलकें तक साकत थी। शमीम ने बाहें खोली तो थोड़ी झिझक के बाद आकर उनके सीने से लग गई। दोनों फूफी भतीजी रो रही थी। नवाजिश ने ताशफा को अपने साथ लगाकर सर पर हाथ रखा। बस करो, तुम दोनों की आवाज़ सुनकर अंदर फरबूद बेआराम होगा। मैं हॉल का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। फरबूद और ताशफा का निकाह सबसे पहले हुआ था।
उनकी रुखसती भी उनसे पहले होगी। वो शमीम को हदायत देते बोले, तुम ताशफा को साथ ले जाओ और जाकर खालदा भाभी को मना कर लाओ। वापसी पे इन दोनों की ज़रूरी शॉपिंग भी कर लेना। शमीम ने ताशफा के चेहरे पर बोसा दिया और आंसुओं के दरमियान मुस्कुरा दी। उस दिन फरबूद को 1:30 बजे के करीब ज़बरदस्ती नींद से बेदार करने वाले वासे और मुनीर थे। उसी शाम लाहौर में अपने मामू के घर पे मौजूद मरियम ने अपने नए फ़ोन पे एक ईमेल वसूल की थी, जिसमें दुल्हा दुल्हन की तस्वीर के साथ लिखा था, मिस्टर और मिसिज़ ताशफा फरबूद। मरियम ने बेख्तियार वो तस्वीर चूम ली थी और उसी वक्त उसका प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास महफूज कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम हाज़रीन महफ़िल को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज यहाँ पर मेरी फ़ैमिली के लोग मौजूद हैं। पिछले 2 साल से हमारे इस सफ़र में हमारा साथ देने वाले दोस्त अहबाब मौजूद हैं, और वो तमाम लोग जिन्होंने किसी न किसी तरह इस प्रोजेक्ट, जिसको मैं एक ख्वाब का नाम ही देती हूँ, इस ख्वाब को हकीकत बनाने में हमारा साथ दिया। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस आप सबका ज़्यादती तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कहते हैं चैरिटी सबसे पहले अपने घर से शुरू होती है। मैं इस मामले में इंतहाई खुशकिस्मत हूँ। अल्लाह ने मुझे ऐसी फैमिली से नवाजा हुआ है जो ऐसे कामों में एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश में रहते हैं। मैंने अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार सबसे पहले अपनी दोस्त, अपनी साबका बॉस और हालिया दादी सास चौधरानी जी से किया। उन्होंने उसी वक्त मुझे 1 करोड़ की डोनेशन देकर कहा, ये लो सरमाया और अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करो। मेरी तो समझ ही में ही नहीं आया। फ़ौरन जाकर अपने शौहर से बात की, ये हुआ है, अब क्या करूं? उन्होंने कहा, करना क्या है, काम करो। जैसे जैसे ये खबर फैली, मुझे इमदाद मिलना शुरू हो गई। मेरे अब्बू जी नवाज़िश अली की जानिब से मुझे ये ज़मीन अलॉट हुई जहाँ पर आज ये शानदार इमारत खड़ी है, जिस इमारत की इफ्तिताही तकरीब में आप सब शरीक हैं। यहाँ अगर डॉक्टर एमन साहले, मरियम, अरसलान और मुराद भाई की सारी फैमिली को मेंशन ना किया जाए तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मैं आप सब की मशकूर हूँ। आपके जज्बे और जुनून के सामने शुक्रिया बड़ा ही हकीर लफ्ज़ है, मगर फिर भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मेरी माओ की एहसानमंदी है। प्रोजेक्ट आधा मुकम्मल हुआ था जिन दिनों अल्लाह ने मुझे माँ बनने की खुशखबरी दी, हम सभी बहुत खुश थे। मेरे दिल में परेशानी भी आई, अब इस काम का क्या होगा, कहीं रफ्तार सुस्त न पड़ जाए। अगर शौहर ने काम छोड़कर घर बैठ जाने का हुक्म दे दिया तो क्या करूँगी? क्या एकदम से सब छोड़ दूँगी? पर मेरे तमाम खदशे ही रहे। दोनों माओं ने मुझे एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया, पर सारे काम भी होते गए। हीरा बाजी और वासे भाई ने मुकम्मल तौर पर चार्ज संभाल लिया। सीमा पापा मेरी चिड़चिड़ी तबीयत सहती रही है। खैर ये फैमिली सागा बहुत तवील है। जब 1 साल की बच्ची ने स्टेज पर चढ़कर भागना शुरू किया तो सारे हॉल में कहका दौड़ गया। वो भागकर बच्ची तक गई और उसको गोद में उठा लिया, जो मचल कर स्टेज के नीचे खड़े 3 पीस सूट में मलबूस शख्स की जानिब लपक रही थी, जिसकी गोद में से निकल कर वो स्टेज पर आई थी। वो बच्ची उसी शख्स की कार्बन कॉपी थी, उसी जैसा नाक, उसी के जैसे होंठ। मजबूरन उसकी माँ को बच्ची उसके बाप के हवाले करनी पड़ी। जैसे ही वो गोल मटोल सी बारबी डॉल बाप की गोद में उतरी, खुशी से तालियां बजाने लगी, बाबा बाबा। जवाब में उसने बेटी के गाल पर प्यार दिया और स्टेज से दूर हट गया। वो वापस माइक के पास आई। आवाज़ जज्बात के सैलाब के पीछे खो गई थी। गला खनखारते हुए बोली, ये अभी आपने मेरी पर्सनल ज़िंदगी की एक झलक देख ली है। अंदाज़ा हो गया होगा मेरे दिन रात कैसे गुजरते हैं। ये बाप बेटी एक दूसरे के दीवाने और मैं इन दोनों की दीवानी हूँ। बैक टू द टॉपिक। सबसे आखिर में उस हस्ती को शुक्रिया कहना चाहती हूँ जिसने मुझे सब कुछ दिया है, एतमाद, एतबार, मोहब्बत, मान। उसने कहीं कोई कमी छोड़ी ही नहीं है। एक दफ़ा मैंने एक फ़िल्म देखी थी, बल्कि मैंने और वड्डी अम्मा ने इकट्ठे बैठकर देखी थी। वो वड्डी अम्मा की जानिब देखकर दिलकशी से हंसी। क्या करें, जब यारी अपने से बड़ी उम्र के फ़र्ज से हो जाए, यारी तो यारी ही है। तो मैं वो फ़िल्म देखते हुए बड़ा रोई थी। व्हेन अ मैन लव अ वुमन। आखिर पे अम्मा वड्डी से ये सवाल भी पूछा, ऐसे आदमी कहाँ पाए जाते हैं? बीवी नशे की आदी हो गई, 2 उनकी छोटी बेटियाँ होती हैं। माँ वॉशरूम के फर्श पर गिरी होती है, नहीं पता मर गई है या जिंदा है। एक इंतहाई जज्बाती ड्रामा है। बीवी इतनी नीचे गिर जाती है और वो मर्द फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ता। वो दोनों लड़ते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। अगर वो आदमी चाहता तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाता, बच्चियों की ज़िंदगी से उस औरत को निकाल देता, मगर नहीं, उसने आखिर तक उम्मीद नहीं छोड़ी। बड़ी तकलीफ़ें उठाई पर वो डटा रहा और एक दिन इलाज के बाद बीवी ठीक हो गई। मेरे करीबी अहबाब भी जानते हैं, माजी की ताशफा मर कर भी नहीं सोच सकती थी। वो इतने सारे लोगों के सामने यूँ खड़ी बोल रही होगी। मैं पस मंज़र में रहने की आदी थी, हजूम देखकर ही टांगें कांपने लगती थी। पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है।
जो फ़िल्म देखकर मैं रोई थी वो तो हॉलीवुड की फ़िक्शन कहानी थी। अल्लाह ने तो मुझे असल ज़िंदगी में ऐसे साथी से नवाज दिया जिसके साथ ने मुझे सरतापा बदल दिया है। बहुत शुक्रिया फरबूद नवाजिश, आप मेरी ज़िंदगी में आए। मुझे इतनी प्यारी बेटी थी, मैं आप दोनों के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह पाक आपको मेरी उम्र भी लगा दे। थैंक यू सो मच। जब दोनों की नज़र मिली तो फरबूद ने दूर से ही उसको आंख मार दी। फरबूद भाई शर्म करे, अपनी ही बीवी को पब्लिक में आंखें मार रहे हैं। फरबूद हंसते हुए मरियम की तरफ मुड़ा। तुम भी शर्म करो, पब्लिक गली बैठकर हमारी प्राइवेसी में झांक रही हो। मरियम ने कहका मारा। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 3 एकड़ पर बेघर बच्चों के लिए शेल्टर होम बनाया गया था जिसमें 500 बच्चे रह रहे हैं। ये एक छोटी सी इब्तदाई काविश थी जिसमें आने वाले वक्त के साथ इजाफा ही होना था। एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। तो ये था खूबसूरत सा नावल जो कि यकीनन आप लोगों ने इंजॉय किया होगा मेरी तरह। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया इसको पढ़ना, आपको सुनाना और आपके साथ साथ इस नावल को समझना। और मैंने जैसे कि कहा था कि मैं इसको कंप्लीट करके ही अपलोड करूँगी, तो मैंने इसको कंप्लीट किया, देन अपलोड किया। उसके बाद ही आप लोगों को मैंने इसकी फ़र्स्ट एपिसोड दी थी, ठीक है। साथ में मैंने रद्द नावल स्टार्ट किया हुआ है जो कि अभी कंप्लीट नहीं है, तो इसीलिए आपको उसकी एपिसोड्स नहीं मिल सकती टाइम से। जैसे जैसे इसकी एपिसोड्स आया करेंगी, राइटर लिखा करेंगी, तो आप लोगों को मिल जाया करेंगी। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।